गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वीडियो 2। हमारा साइंस की जो चैप्टर 1 है केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा सेकेंड वीडियो है। इसके अंदर हम केमिकल इक्वेशंस को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हम रिकॉल कर लेते हैं कि जो हमने एक्टिविटी 1.1 ली थी उसके अंदर एक मैग्नीशियम रिपिल लिया था, उसको बर्न किया था ऑक्सीजन के अंदर, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया था। अगर हमें इस केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करना है एक सेंटेंस के अंदर, तो हम यहाँ पर जैसे हमारी बुक के अंदर शो कर रखा है, हमको इस तरीके से इसको डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं वर्ड, और इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं, तो जब हम इस वर्ड इक्वेशन को ऑब्जर्व करते हैं तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके कुछ पार्ट भी होते हैं। जो हमारा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर हमारे पास में दो रिएक्टेंट है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट, तो इसके बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज हमारे पास एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे तो भी हम उससे सेपरेट करने के लिए प्लस का साइन लगाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें यहाँ पर इसका डायरेक्शन बताने के लिए एरो का इस्तेमाल भी करना पड़ता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड हुए और मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गए, तो ये हमारी रिएक्शन का डायरेक्शन है। सो बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। लेकिन हमारे लिए जो है एक चीज़ और समझना ज़रूरी है कि इस सिचुएशन में हमें हमेशा नाम लिखकर इक्वेशन को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम जो भी वर्ड्स होते हैं उसको फॉर्मूले से रिप्लेस कर देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमने मैग्नीशियम था उसमें उसका फॉर्मूला लिख दिया Mg, और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला होता है वो O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो गया, MgO। तो हमने वर्ड इक्वेशन को उसके फॉर्मूलों से रिप्लेस कर दिया है। तो अब जो हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है इसको हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसके कंपोनेंट्स वही रहेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड में जो चीज़ लिखी जाती है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। अगर एक से ज़्यादा रिएक्टेंट है तो हम प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है तो भी उन्हें सेपरेट करने के लिए प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में चलती है तो हम सिंगल एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये सिंगल एरो होता है, लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो कि दोनों डायरेक्शन में चलती है, वहाँ पर हम लोग जो है डबल एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये डबल एरो होता है। इसका जो है हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं कि कौन सी जो रिएक्शंस होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में चलती है। इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो पानी बन जाता है, और वाटर का जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वो वापस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर जो है हमको क्या करना है कि इस वाले एरो को हटा कर जो है डबल एरो लगाना है। जो है हमारा एक जो इक्वेशन है इस डायरेक्शन में चल रही है और एक जो रिएक्शन है वो इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ऐसी रिएक्शंस जो दोनों डायरेक्शंस में आगे बढ़ती है उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शंस कहते हैं, और ऐसी रिएक्शंस जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ती है उनको इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। ये सब हम अर्लियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। लेकिन बेसिकली जब हम इस तरीके से, अब हमारे पास में दो मेथड हैं अपनी रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए या डिस्क्राइब करने के लिए। एक हमारे पास में जो होता है वो वर्ड इक्वेशन होती है, और दूसरा जो अभी हमने जस्ट डिस्कस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वर्ड इक्वेशन होती है, और यहाँ पर जो है स्केलेटन केमिकल इक्वेशन होती है। लेकिन जो स्केलेटन केमिकल इक्वेशन है उसमें भी एक ड्रॉबैक होता है, उसमें एक कमी होती है। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सपोर्ट नहीं करती है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डिस्क्राइब करने के लिए हमें इक्वेशंस को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। लेकिन आप एक चीज़ और अच्छे से समझ लें कि जो इक्वेशंस को बैलेंस करने का जो मेथड है उसका नाम हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। यानी कि कोई फिक्स रूल या फिक्स स्टेप नहीं है, हम कुछ जो है अपना हिट एंड ट्रायल मेथड से इक्वेशंस को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इक्वेशंस को जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो हमारी रिएक्शंस होती हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। यानी कि जितना टोटल मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट का भी होना ज़रूरी है। और जब हम उसको पेपर पे डिस्क्राइब करेंगे उस सेम रिएक्शन को, तो हमें वो रूल को भी उसके अकॉर्डिंगली हमें लिखना पड़ेगा।
तो हमने क्या किया कि इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमको एक वर्ड इक्वेशन दे रखी है, हमारे पास में जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन मिल जाता है। अगर हमने इस तरीके से इक्वेशन को डिस्क्राइब किया है तो इसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं। लेकिन क्योंकि वर्ड इक्वेशन जो होती है लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को उसके फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। जब हम जिंक की जगह Zn और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H2SO4 लिखते हैं, और जो जिंक सल्फेट होता है वो ZnSO4 और हाइड्रोजन जो है H2 हो जाती है, तो यहाँ पर जो हमारी वर्ड इक्वेशन है वो स्केलेटन केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, अब हमें ये चीज़ चेक करनी है कि क्या इस इक्वेशन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है एप्लीकेबल है या नहीं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी रिएक्टेंट साइड के जो एटम्स होते हैं उसको हम इक्वलाइज करने की कोशिश करते हैं जो हमारे प्रोडक्ट साइड्स के जो एटम्स होते हैं। तो इसका क्या तरीका है उसको हमें ऐसे समझना है कि जैसे अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले तो हमें एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। सबसे पहले हमें जिंक नज़र आ रहा है, जिंक का यहाँ पर एक एटम है तो हमने यहाँ लिख दिया। इसी तरीके से प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम है तो हमने एक लिख दिया। जो सेकेंड हमारे पास एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड्रोजन जो है उसको नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब वहाँ पर 2 एटम्स हैं। यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब उसके पास में 2 एटम्स हैं। तो हम हाइड्रोजन के दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2 2 लिख देते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो सल्फ़र है। सल्फ़र यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी 1 दिखाई दे रहा है। तो सल्फ़र के दोनों तरफ एटम क्या है, कितने हैं, 1 है। उसके बाद हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के जो है दोनों तरफ एटम्स कितने हैं, 4 4 हैं। तो जो है हमने ऑक्सीजन के दोनों तरफ एटम्स को 4 लिखकर इसको विजुअलाइज किया तो हम देखते हैं कि प्रोडक्ट साइड में जितना नंबर है एटम्स का उतना ही रिएक्टेंट साइड में भी है। तो ये इक्वेशन जो हमारी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन थी वो बैलेंस्ड है, तो इसको हम अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए हमें एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेना है। दूसरा एग्जाम्पल हमारी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है कि जो हमारा आयरन होता है वो पानी के साथ रिएक्शन कराकर Fe3O4 यानी कि इसको हम बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्केलेटन केमिकल इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड है या नहीं। तो हमारे पास सेम मेथड रहेगा, जो हमारे प्रोडक्ट साइड के जितने एलिमेंट्स हैं उसके हम एटम्स को काउंट करेंगे और जो रिएक्टेंट साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स को हम काउंट करेंगे। अगर वो दोनों तरफ सेम होते हैं, उनकी क्वांटिटी जो है उनका नंबर अगर सेम होता है तो हम उसको बोलते हैं कि दिस इज़ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो हमने क्या किया कि जैसे अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर एक टेबल को रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप इस टेबल को रेफ़र करते हैं तो हम देखते हैं कि इन्होंने हमें बॉक्स में बताया है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कौन है, आयरन है। आयरन यहाँ पर इसका जो एटम है वो 1 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आयरन का जो एटम है वो 3 है। इसी तरीके से जब हम हाइड्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं तो हाइड्रोजन के दोनों तरफ एटम जो हैं इक्वल हैं, रिएक्टेंट साइड में भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ पर एटम जो है वो 1 है रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में जो एटम है वो 4 है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे हमने बोला कि जो बैलेंसिंग के लिए जब हम लोग मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में सबसे पहले हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे हमने इस टेबल को रेफ़र किया तो टेबल के अकॉर्डिंग जो है आपका जो अगर हम जो हाइड्रोजन को अगर हम देख रहे हैं तो हाइड्रोजन का जो है वो दोनों तरफ हमारे पास में क्या है, हाइड्रोजन का दोनों तरफ हमारे जो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में इक्वल है, तो हमें इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट किस एलिमेंट को सेलेक्ट करने वाले हैं, वो हमारा ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पर जो है प्रोडक्ट साइड में 4 एटम्स हैं और जो रिएक्टेंट साइड है उसमें 1 एटम है। तो हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा फॉर्मूला है उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला 4 लगा देंगे। अब कैसे लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। ये इक्वेशन थी Fe + H2O गिव्स Fe3O4 और साथ में आप क्या लिखोगे, H2। ठीक है,
तो यहाँ पर हमारे 4 एटम्स हैं, तो हमें इस फॉर्मूले को चेंज नहीं करना है, हमें इसके आगे क्या लिखना है, 4 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के एटम 4 हो गए और यहाँ पर भी जो रिएक्टेंट साइड है इसमें भी 4 हो गए। लेकिन हमारे साथ परेशानी क्या हो रही है कि जो हाइड्रोजन के एटम है उसका नंबर अब चेंज हो गया है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ पर हाइड्रोजन के जो एटम है वो कितने हैं, 2 ही हैं। तो हमें यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, 4 लिखना पड़ेगा। तो अभी हम, जैसे हमने बोला कि जब हिट एंड ट्रायल मेथड का हम शुरुआत करते हैं तो हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम तो दोनों तरफ बैलेंस हो चुके हैं, क्योंकि ऑक्सीजन का एटम जो है दोनों तरफ 4 4 हैं और हाइड्रोजन के जो दोनों तरफ एटम्स हैं वो 8 8 हैं। तो हम अब जो नेक्स्ट एलिमेंट बच गया है आयरन, उसके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे आयरन का जो है, जो हमारा एटम का नंबर है वो 3 है। तो अगर हम यहाँ पर 3 है तो हमें यहाँ पर भी जो रिएक्टेंट साइड 3 लाना है, तो हम यहाँ नीचे नहीं लिखते हैं, इसके आगे हमें क्या करना पड़ता है, 3 लिखना पड़ता है। दिस इज़ द करेक्ट वे ऑफ बैलेंसिंग द इक्वेशंस, क्योंकि हम फॉर्मूलेज को चेंज नहीं कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूले के आगे नंबर लिखकर नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो हमें ये चीज़ अच्छे से समझनी है। तो हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और उसके बाद जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बैलेंसिंग करते वक्त हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इक्वेशन के साथ में ऐड करनी है या नहीं करनी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।